हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 लेवल 2 के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। बच्चों, मैथ्स पेडागोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज़्यादातर टेट एग्जामिनेशन या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन में आता ही है। मतलब क्या मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, कैसे पढ़ाने चाहिए, क्या टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए और कैसे वो कॉन्सेप्ट्स की हायरार्की वगैरह है और एनसीएफ या पॉलिसी है हमारी एजुकेशन को लेकर, वो मैथ्स के बारे में क्या सोचती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। तो उस टॉपिक की समझ बनाने के लिए क्वेश्चंस करना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्यानात्मक व्यंजन 3/7 जमा -7/8 इज इक्वल टू 25/56 दिखाता है कि, अब ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। वो क्या शो करता है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की समझ बनाने के लिए आप एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है 8th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स का। उसी से मैंने ये मतलब पीपीटी में मटेरियल लिया है। आप उस पूरे चैप्टर को पढ़िए, आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी। और ऐसा रीडिंग मटेरियल आपको कंटेंट के साथ साथ पढ़ता रहना चाहिए ताकि आपकी टॉपिक की समझ और डिटेल और रिफाइन बन सके। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स होते क्या है, यानी परिमेय संख्याएं होती ही क्या है। देखिए, p/q फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जाए जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जो -∞ से लेकर 0 भी आता है और फिर +∞ तक जाते हैं, 1 2 और यहाँ पे -1 -2, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो p/q फॉर्म में है जिसमें p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, मगर जो q है जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि -2/0 नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं है। -2/-3 हो सकता है, ठीक है। -2/3 हो सकता है। -2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे अल्टीमेटली 1 ही है ना। तो ये सब रैशनल नंबर्स हैं। आप देखिए, ये है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं, वो भी एक देखने का तरीका है। देखिए, 0 यहाँ पे और यहाँ पे -∞ तक जा रहा है और यहाँ पे +∞ तक जा रहा है। तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी रैशनल नंबर्स हैं। अब क्या करेंगे आप, 0 और 1, इसका अगर आपको मीन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 0 + 1/2 1/2। अब 0 से 1/2 के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर भर सकते हैं, जैसे 1/20 1/200 1/20,000, ऐसे मतलब आप बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स इन दो नंबरों के बीच में भर सकते हैं क्योंकि ये p/q फॉर्म में है ना। अगर हमें पूछा जाए कि 0 और 1 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर जो है वो एक भी इनके बीच में नहीं है क्योंकि 1 जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि आपको दिख रहा है, 2 जो है वो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो प्राकृतिक संख्या है। तो उनके बीच में आप जो है 1 और 2 के बीच में आप कोई नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, ना 1 और 2 के बीच में आप कोई इंटीजर बता सकते, कोई इंटीजर नहीं है। मगर 1 और 2 के बीच में आप ढेर सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो और उसका तरीका ये है कि आप मीन ले लीजिए और मीन के फिर आसपास डेविएट करते रहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वो पूछ रखा है रैशनल नंबर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर और उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। सबसे पहले देखिए कि अगर हम 3/8 एक रैशनल नंबर है, उसमें हम जमा कर रहे हैं। देखिए, पहला कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, प्लस का, और बाद में हमने एक इंटीजर लिखा है -5/7। तो ये एडिशन का क्लोजर अंडर एडिशन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, क्लोजर अंडर एडिशन, क्योंकि पहले साइन किसका आया है, पहले साइन जमा का आया है। फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहाँ आ गया 56, 8 × 7 = 56, 7 × 21 और यहाँ पे 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 40, 21 - 40 -19/56। तो हमने अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया और बाद में जो चीज आ रही है वो खुद भी एक रैशनल नंबर आ रही है, ठीक है। ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, और जो उनको ऐड करके हमारा नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा -19/56, वो भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि अगर दो रैशनल नंबर ले ए और बी और उनको जमा करें और वो जमा करके भी हमेशा रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज कहलाते हैं एडिशन के तहत, ठीक है।
यानी कि सेम ही ऑपरेशन रहा। अगर आपने एक चीज लेकर चले, आपने ए रैशनल नंबर थी, बी भी रैशनल नंबर था और ए जमा कर बी करके भी रैशनल नंबर आया, मतलब सेम ही चीज आई, तो इसलिए रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन कहलाए, क्योंकि आपने ऑपरेशन कौन सा किया था, जमा का। अब देखिए हम दूसरा करते हैं। अब हम कर रहे हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इसको चेक कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की क्लोजर को सब्ट्रैक्शन के तहत। देखिए हमने एक रैशनल नंबर लिया -5/7 और बीच में हमने ऑपरेशन लगाया माइनस का, और दूसरा रैशनल नंबर लिया हमने 2/3। अब 7 तिये का एलसीएम 21 आ गया, तो 7 तिये के 3 पंजे 15 और 3 सत्ते के 7 दूनी 14, -15 और -14 को ऐड किया, आ गया हमारा -29/21। तो भी हमारा क्या आया, रैशनल नंबर आया। तो इसलिए हमें तहत में पता चला, अगर हमारा एक ए रैशनल नंबर है और एक बी रैशनल नंबर है, अगर हम a माइनस बी करते हैं तो भी रैशनल नंबर ही आ रहा है, जैसे हमने यहां पर देखा। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। We find that rational numbers are closed under subtraction, that is for any two rational numbers a and b, a minus b भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्लोज हो गए एडिशन के तहत, रैशनल नंबर क्लोज हो गए सब्ट्रैक्शन के तहत। अब हम तीसरा करते हैं, रैशनल नंबर क्या क्लोज है मल्टीप्लिकेशन के तहत। आपने एक ए रैशनल नंबर लिया -2/3 और एक बी रैशनल नंबर लिया 4/5 और इनको आपने गुना किया, कौन सा ऑपरेशन लगाया, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, और आपका प्रोडक्ट क्या है -8/15, वो भी एक रैशनल नंबर आया। तो ये सिद्ध करता है कि रैशनल नंबर्स क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वही चीज आ रही है, ए रैशनल नंबर था, बी भी रैशनल नंबर था, हमने एक ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो हमारा आंसर निकल कर आया वो भी रैशनल नंबर आया, तो इसलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्लोजर अंडर डिवीजन। ठीक है, हमने एक रैशनल नंबर लिया -5/3 और एक रैशनल नंबर लिया 2/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -5/3 डिवाइड है तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आ गया हमारा -25/6। तो हमारा एक रैशनल नंबर ही आया जो कि p/q फॉर्म में और जिसमें q 0 के बराबर नहीं है। तो भाई ये तो हमें लग रहा है कि ये क्लोज अंडर डिवीजन है रैशनल नंबर्स, मगर हमें जैसे पता है कि 0 एक रैशनल नंबर है। अब हमने क्या किया, जैसे कि एक नंबर ले लिया हमने, 2 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 2 ले लिया और उसको हमने डिवाइड किया 0 से, तो क्या 2/0 को हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए वी कैन से दैट फॉर एनी रैशनल नंबर a, अगर हम a को 0 से भाग करते हैं तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए रैशनल नंबर्स क्लोज नहीं है डिवीजन के तहत। सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो क्लोज अंडर नहीं है डिवीजन के तहत। 0 के अलावा अगर हम किसी और चीज रैशनल नंबर से भाग करते हैं तो वो क्लोज है डिवीजन के तहत। तो क्लोज अंडर डिवीजन में और मे नॉट भी हो सकता है, हो जब सकता है कि जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से भाग करें जो कि 0 नहीं है, और रैशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन नहीं है अगर हम एक रैशनल नंबर को 0 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो क्लोजर के तहत क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम रैशनल नंबर्स की देखें तो आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स एडिशन के लिए क्लोज्ड हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड हैं और डिवीजन के लिए क्लोज्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी क्लोज हो सकते हैं अगर हम जो है वो डिवाइड करें 0 के अलावा किसी से भी, और अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से तो हमारा a/0 आ जाता है, यानी नॉट डिफाइंड आ जाता है, तो वो फिर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता अंडर डिवीजन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में 3 + 7 जमा -7/8, तो अब देखिए मेन जो पहले लिखा होता है ना, वही ऑपरेशन जो होता है वो डिफाइन करता है क्लोजर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एडिशन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अब ये मत देखिए कि आपने सॉल्व करेंगे तो आपने 7 × 8 = 56, यहाँ पे आपने 24
आपने -25/56 किया, आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। माइनस तो आप बाद में कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ऑपरेशन आप क्या लेकर चले थे, वो आप लेके चले थे एडिशन का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप डज नॉट हैव अ वर्टेक्स? कौन सी 3D शेप होती है जिसका वर्टेक्स नहीं होता? अब आप देखिए 3D शेप्स वो होती है जिनके 3 आयाम होते हैं, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा क्या हो गया, उसके अंदर हमारी 3D शेप्स के अंदर हमारी कई चीज़ें होती है जिनकी हमें बात करनी होती हैं। वो होती है फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। फेस वो होता है जो कि हमारा फ्लैट पार्ट होता है किसी भी शेप का, यानी कि चपटा सरफेस, ठीक है। एज वो होता है जो कि हमारे जहाँ पर दो फेस मीट करते हैं, यानी कि वो लाइनें। और वर्टिसेस वो होते हैं वो बिंदु जहाँ पर दो और मोर एजेस मीट करती हैं। जैसे कि आप एक घर को लेकर चलें तो उसमें हमारे फेसेस क्या होंगे, घर की जितनी दीवारें होंगी वो फेस हो गई, रूफ फेस हो गई, और जो हमारा फ्लोर है वो फेस हो गया। अब एजेस क्या होंगी, लाइनें क्या होंगी, जो हमारे किनारे हैं ना लंबी लंबी लाइनों के, दीवार के वो हो गए हमारे किनारे, एजेस। और हमारे कोन यानी पॉइंट जो हैं वो कहलाएंगे हमारे वर्टिसेस, ठीक है। जैसे कि 4 ऊपर वर्टिस होंगे और 4 नीचे वर्टिसेस होंगे, मगर हमारी एजेस कितनी होंगी, नीचे आप देखिए जो स्क्वायर बनता है क्या होता है हमारा फ्लोर का, तो उसकी एज हो गई 4, और 4 रूफ की हो गई 8, और हमारे दीवारों के साथ में अगर आप जोड़ेंगे तो वो हो गई 4, और तो हो गई हमारी कुल मिला के एजेस 12। अब हम ये चारों शेप्स के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। एक कोन, यानी कि हमारा ये जो कोन है इसके अंदर हमारा फ्लैट सरफेस कौन सा है भाई, वो नीचे वाला ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वही एक फ्लैट सरफेस है, तो फेस आ गया हमारा 1। वर्टिसेस क्या है, बिंदु जहाँ पर एक पॉइंट, तो वो एक ही है तो इसलिए आ गया 1। अब एज हमारी कोई भी नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं ना ये तो हमने शो करने के लिए ऐसी लाइनें दिखा दी, मगर क्या हम असल में हमें कोन में ऐसी कोई लाइनें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, इसलिए एजेस जो है वो है 0। अब सिलेंडर जो है उसके अंदर हमारे ये क्या है, 2 फेसेस हैं, एक ऊपर वाला सर्कल एक नीचे वाला सर्कल। वर्टिसेस कोई बिंदु है नहीं, एजेस हैं, लाइनें हैं नहीं, वो भी 0। अब हमारा आ गया एक स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस अगर एक हमारा पिरामिड होता है तो उसमें हमारी एजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ठीक है, और एक बाद में हमारे ये 4 लाइनें हो तो कितनी होगी, 5 6 7 8, 8 हो गई हमारी एजेस। वर्टिसेस हमारे बिंदु, एक बिंदु ये हो गया और 4 बिंदु ये नीचे वालों के हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5। अब फेस कितने हैं, एक नीचे का फेस और 4 ये चुगरदे के फेस, तो ये हमारे कितने हो गए, 5। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हमने जैसे आपको घर का एग्जांपल मैंने बताया, तो उसके तहत एजेस हो गई 12, वर्टिसेस हो गए 8 और फेस हो गए 6। और सेम तरीके से अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि अगर उसे हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, और अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्यूब रहती हैं, और क्यूब ये हो जाएगा तो उसमें भी एजेस क्या रहेंगी, लाइनें कितनी रहेंगी, वो हो गई 12। वर्टिसेस बिंदु कितने रहेंगे, वो रहेंगे 8, 4 नीचे के और 4 ऊपर वाले। और फेसेस कितने रहेंगे, फेसेस होंगी 4 चुगरदे के चारों ओर की बाउंड फेसेस, और एक ऊपर वाला फेस यानी टॉप फेस, और एक नीचे वाला रूफ फेस, तो कुल मिला के हो गए हमारे 6 फेस, ठीक है। स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है, उसमें कोई भी एज नहीं होती, कोई भी वर्टिस नहीं होता और कोई भी फेस नहीं होता, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगल आगे होता है एक पीछे होता है और उनको जोड़ दिया जाता है, जो कि हम फिजिक्स में भी यूज़ करते थे। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसमें एजेस कितनी है, आप देखिए 3 आगे एज हैं, 3 पीछे एज हैं, 6, और ये बाकी यहाँ पे जुड़ती हुई एजेस हैं, तो ये हो गई हमारी 9 एजेस। वर्टिसेस हमारे पॉइंट्स कितने हैं, 3 आगे और 3 पीछे, तो पॉइंट्स हो गए हमारे 6। और फेसेस कितने हैं, आप देखिए एक ये वाला फेस, एक दूसरा और एक नीचे, 3 फेस, एक आगे का फेस है और एक पीछे का फेस, तो कुल मिला के हो गए हमारे 5 फेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3D शेप जिसमें वर्टेक्स नहीं है, तो भाई वो है हमारा स्फेयर, जैसे कि हमने आपको बताया। गोला, कोन में तो हमारा एक होता है, प्रिज्म में अगर हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें हमारे वर्टिसेस कितने होंगे, 3 आगे के 3 पीछे के, तो वो हो गए हमारे 6। और अगर हमारा पिरामिड ट्रायंगुलर है तो हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे 4, और अगर हमारा स्क्वायर बेस पिरामिड है तो हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे 5, ठीक है। ऐसे जोड़ के आप देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन होल और उसके पार्ट का, तो वो कहलाती है भाई पाई चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड जो है उसके अंदर दिखा रखा है कि जो लैंड एरिया है उसमें कौन से काम के लिए यूज होता है। तो रफ ग्रेजिंग का आप देखिए इतना डिग्री है, परमानेंट ग्रास का इतना, वुडलैंड का इतना, टाउन्स और रोड्स का इतना, और रेस्ट का इतना डिग्री। अब हमें पता है कि देखिए ये 90 डिग्री होता है इस तरीके से।
तो हमारा जो रफ ग्रेजिंग है वो ऑलमोस्ट हमारा 90 डिग्री से कम है। तो हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज दे रखी हो, जैसे 20% आपने मान लीजिए रफ ग्रेजिंग का दे रखा है, तो 20% को आप 360 डिग्री से गुना कर देंगे और आपका आ गया 72 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डिग्री को आप एक आपकी जो डी होती है ना, उसके तहत आप नाप के आप पाई चार्ट बना सकते हैं। हाँ, पाई चार्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आप शेयर और जो डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपकी थोड़ी ठीक ठाक ही कैटेगरी नहीं हो, ऐसे हो ना हो कि 20-25 कैटेगरी है, तो फिर वो अच्छी तरह शो नहीं होगा और अच्छी तरह वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी जिससे आप समझ पाएंगे। कुछ कैटेगरी होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है और अच्छी तरह शो कर देता है। इसके बाद आ गया हमारा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पिक्टोग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यानी चित्रलेख। चित्रलेख जो होता है ना वो छोटे बच्चों के साथ यूज किया जाता है, जिसके तहत जैसे कि आप देखिए आपने क्लास में चार फ्रूट लिया है, सेब, पियर, अंगूर और केला, और आपने बच्चों से कहा कि आपको जोन सा पसंद है, फेवरेट फ्रूट है, उसके लिए वोट करो। बच्चों ने वोट कर दी। अब उसके बाद आपने ऐसे शो कर दिया। अब बच्चा जो है इस चित्र को देखकर क्या बता सकता है? वो बता सकता है कि सबसे कम बच्चों को अंगूर पसंद है, सबसे ज़्यादा बच्चों को सेब पसंद है। वो चित्र देखकर ही कर रहा है, अभी वो अंदाज़ा लगा के बता रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि पहले लाइन में ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे आगे की ओर जा रही है, और जो तीसरी लाइन ग्रेप्स की है उसमें बहुत कम दिख रहे हैं। बाद में बच्चा जो है वो काउंट करके भी बता सकता है कि भाई पहली लाइन में जो है वो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा बता सकता है कि 10, सो 10 बच्चों को जो है वो सेब पसंद है, और ऐसे ही वो पियर का बता सकता है। तो ये पिक्टोग्राफ जो है वो प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ हिस्टोग्राम और बार ग्राफ होते क्या हैं। आप देखिए जो हमारे बार ग्राफ होते हैं ना, वो मेनली कैटेगोरियल डिस्क्रीट कैटेगरीज को शो करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा की कैटेगरीज को शो करते हैं। जैसे कि आप देखिए यूएस, इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड और जापान, ये अलग अलग कंट्री है और उनकी इकोनॉमी बता रखी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, शो कर दी इतनी इतनी की ये इकोनॉमी जो है वो इस तरफ नंबर्स में लिख दी, और यहाँ पे आपने कंट्री दिखा दी, हर एक के बीच में गैप है, और आपने दिखा दिया कि कौन सी कैटेगरी में, मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसकी हाई है, यूके की, इस ग्राफ के तहत। और गैप्स होते हैं इसके अंदर। हिस्टोग्राम जो होता है वो एक ही कंटिन्यूअस नॉन डिस्क्रीट चीज़ को लेकर शो करता है। जैसे कि आप देखिए राइस की प्रोडक्शन को देखिए कि पहले इतनी थी 99 में, ठीक है, 2000 में इतनी हो गई, 2001 में इतनी हो गई, 2002 में इतनी हो गई, 2003 में इतनी हो गई। तो आपने एक चीज़ पकड़ ली राइस और उसकी प्रोडक्शन को बताया कि कैसे वो वेरी कर रही है साल दर साल। तो आपने एक ही कैटेगरी को लिया, तो इसलिए कंटिन्यूअस होता है। इसके अंदर जो है वो गैप्स नहीं होते, यही मेन बात होती है। तो चलिए हम एक इस टेबल में भी देख लेते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है? हिस्टोग्राम का मतलब है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि शो करती है डाटा को बार्स के तहत, जो कि फ्रीक्वेंसी शो करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डाटा की। बार ग्राफ जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दिखाने की कि बार जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन शो कर सकते हैं। भाई देखिए एक बार ग्राफ जो होता है वो सिंगल बार ग्राफ भी हो सकता है, डबल बार ग्राफ भी हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए 99 ईयर का ये शो किया कि यूएस, इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड, जापान की जो है वो इकोनॉमी के बारे में। अब हम 2000 का भी शो करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यूएस में यहाँ पे 99 वाली थी और यहाँ पे हमने 2000 वाला बना दिया। ठीक है, तो उसको बनाने से आपका क्या होगा, उसके बनाने से आप दो देशों के बीच में, यूएस, इंडिया, उनके बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और साल दर साल जो किसी देश की हो रही है, जैसे कि 99-2000 में यूएस की अपने में कितनी रही, इंडिया की जो है वो क्या कम हो गई, तो वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मगर बार ग्राफ के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि स्पेस होता है, कैटेगोरिकल डाटा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होते हैं, हिस्टोग्राम के अंदर आप क्वांटिटेटिव डाटा शो करते हो क्योंकि आप एक रेंज के तहत शो करते हो, जैसे राइस की प्रोडक्शन कितनी वेरी कर रही है। बार ग्राफ के अंदर एक कैटेगोरियल डाटा होता है, जैसे यूएस की कैटेगरी, इंडिया की कैटेगरी, ये सब। हिस्टोग्राम के अंदर जो स्पेस होते हैं, बार टच करते हैं ईच अदर को, हमने देखा, और कोई गैप नहीं होता, जबकि बार ग्राफ में गैप होता है। जो हिस्टोग्राम के एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप टुगेदर होते हैं और उनको एक रेंज के तहत शो किया जाता है। बार ग्राफ के अंदर इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग दिखाया जाता है, जैसे यूएस अलग, इंडिया अलग। क्या हिस्टोग्राम के अंदर हम बार्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी ये पीछे वाला बार आगे दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम एक रेंज के तहत शो कर रहे हैं कि साल दर साल कैसे हुआ, तो पीछे वाला साल एकदम से हम बीच में थोड़ी ला सकते हैं। जबकि बार ग्राफ के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। जापान को जो हमने पीछे शो किया सबसे पहले आगे भी शो कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोग्राम के अंदर विड्थ होती है जो बार्स की, वो जरूरी नहीं है सेम हो, जबकि बार ग्राफ के अंदर विड्थ जो होती है वो सेम ही रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर की ज्योमितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध को दिखाता है, उसका आंसर है हमारा पाई चार्ट।
अगर Q जो है वो बराबर है किसी स्क्वायर के, किसी नंबर के, P स्क्वायर के, तो हम क्या शो कर सकते हैं, P जो आ गया वो आ गया हमारा रूट Q। सीधा सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट है इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और मैथ्स की लैंग्वेज में तहत आपने फिर इसका आंसर दे दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ Q। सेकेंड, Q का वर्गमूल है। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है, P का वर्ग है, तो P क्या है, P आ गया हमारा स्क्वायर रूट। हमारी दो क्वांटिटी x और y वेरी करती है इन्वर्सली, यानी x बढ़ती है तो y घटती है, तो क्या इसके लिए ट्रू होगा, इसके लिए ट्रू होगा। जैसे आप मान लीजिए x 2 ले लिया और y आ गया, फिर हमारा 1 उल्टा है तो वो हमारा 1/2 आ गया, और इनको आप गुना करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, उसी के तहत हमेशा ये आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन सेम, क्योंकि उनका जिस तरीके से x को बढ़ाएंगे, अगर x को आपने 2 बढ़ाया और y को भी आपने 2 बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। x को 2 घटाया, y को भी 2 घटाया, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, जितना उसमें कर रहे हो उतना ही इफेक्ट उसमें पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, यानी बच्चों को जो है आपको मुद्रा के योग का कौशल सिखाना है, तो भैया उसके लिए सबसे अच्छा है आप रोल प्ले करवाइए, क्योंकि असल जिंदगी में भी बच्चा अगर कोई सामान लेने जा रहा है तो वो जो मूल्य का लेन देन कर रहा है, तो कोई दुकानदार बन जाएगा, कोई अकाउंटेंट बन जाएगा, कोई सामान खरीदने वाला बच्चा बन जाएगा, या तो इस तरीके से रोल प्ले के तहत जो बच्चा असल जिंदगी में तो कर ही रहा होता है, अगर वो और क्लास में आके करेगा तो वो एडिशन ऑफ मनी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो थीम लेकर चला है एनसीएफ, जिसको बढ़ाया गया है कि मतलब एक थीम्स ली हैं उन्होंने और उसको हर क्लास के अंदर उसको और बढ़ाते गए हैं कि इसमें और टॉपिक जोड़ते चले जा रहे हैं। तो मनी की थीम के अंदर एडिशन आप बहुत अच्छी तरह बच्चे को रोल प्ले के तहत सिखा सकते हैं। आईसीटी में आप बच्चे को ये दिखाएं कि ऐसे गए 2 रुपये लिए 10 दिए, तो मतलब सिर्फ दिखाने से क्या होगा, अगर बच्चा खुद उसका पार्ट बन सकता है, आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है इस वाली थीम के अंदर जिसमें बच्चा एक्टिवली एंगेज होकर सीख सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो रोल प्ले है। मॉडल से शो करना कि 10 एक सिक्के, एक के सिक्के, एक 10 का नोट है, उससे अच्छा है कि बच्चे को रोल प्ले के गए, क्योंकि बच्चे को ये समझ वो खुद ही जो है वो इनफॉर्मल वे में विकसित कर ही लेता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम देना यानी बहुत सारे गणित के सवाल देना, ये तो अपने आप में एक मैकेनिकल काम है और बच्चा जो है वो सिर्फ मैकेनिकली करेगा, वो इतना एक्टिवली एंगेज नहीं होगा। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुना करने को कहा। ठीक है, उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल कर दिया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम 48 में 48 जोड़ते हैं, ठीक है, उसने कहा, और आ जाता है 96। ऐसे ही हम 48 में एक और बार 48 को जोड़ते हैं, आ जाता है 96, और फिर हम इन 96 और 96 को जोड़ देते हैं तो आ जाता है हमारा 192। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए आप बच्चा क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, क्योंकि बार बार वो जमा को यूज कर रहा है। 48 को जमा किया, अल्टीमेटली 48 को 4 बार गुना करने का मतलब क्या है कि 48 को 4 बार जमा करना। तो बच्चा इस समझ के तहत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि 48 को उसने 4 बार जमा ना करके पहले 2 बार जमा कर दिया, फिर दूसरी बार भी 2 जमा कर दिया, फिर जो आंसर आया उन दोनों को फिर एक और बार जमा कर दिया और 192 आ गया। तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर कि बच्चा जो है मल्टीप्लिकेशन को, उसे गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। पहला ऑप्शन यह है कि बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं का गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। भाई स्थानीय मान एल्गोरिदम कराना जरूरी है, मगर बच्चे को पहले ये समझ विकसित करना कि मल्टीप्लिकेशन जो है, गुना जो है वो रिपीटेड एडिशन ही है, वो ज़रूरी है। उसके बाद आप बच्चे को जो है वो धीरे धीरे इनफॉर्मल एल्गोरिदम से ले जाके स्टैंडर्ड एल्गोरिदम पे लेके जाओ, गुणा वाले पे, और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाओ। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा जाते ही बोला कि गुणा ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे करो, वो तरीका नहीं है। ही और शी हैज़ नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गलत है, वो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को तो समझ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है ही क्या, गुणा करने का मतलब ही क्या है कि आप बार बार रिपीटेड एडिशन जो है वही तो गुणा है, तो उसने वो तो की है। दी गई समस्या एक गुणा समस्या और योग की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे को हमने सिखाना तो हम गुना जा रहे हैं, मगर बच्चा जो है वो रिपीटेड एडिशन की तरह उसे सॉल्व कर देता है। फिर धीरे धीरे हमें बच्चे को लेके जाना पड़ेगा कि देखो बेटा, हम ऐसे बार बार जमा करेंगे तो ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस तरीके से हम ऐसे गुणा करके भी कर सकते हैं, और गुणा करने का ये तरीका है, ऐसे हासिल लगती है, ये सब है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 4।
बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। आपको बच्चे को जो है वो कंसेप्ट सिखाना है टाइम का, तो क्या करना चाहिए? डिस्कस अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम। तो भाई टाइम से रिलेटेड जो है बच्चे से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये तो बढ़िया है, आप बच्चा अपना प्रीवियस नॉलेज लेकर आएगा, टाइम के बारे में वो क्या सोचता है, उसने क्या टाइम के बारे में समझा है, तो वो सारी बातें लाएगा और उसके बाद आप उस पर बिल्ड ऑन कर सकते हो। तो ये तो सही है, ये इनिशियल एक्टिविटी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन अ क्लॉक। बच्चे को बिल्कुल आपको टाइम पढ़ाना और जाते ही आप ऐसे घड़ी पढ़ना सिखा देंगे तो बच्चा जो है वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ये तो बाद का काम है, ये इनिशियल एक्टिविटी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। बच्चों को बताना कि कैसा टाइम बीत चुका है, क्या करना है, वो तो एक एक्टिविटी बाद में आती है। आप पहले डिस्कस करेंगे और बच्चे को धीरे धीरे सिखाएंगे कि घड़ी को ऐसे पढ़ते हैं, 12 ये जो है ये आर का हैंड होता है, ये मिनट का हैंड होता है, सेकंड का हैंड होता है, और कैसे टाइम इलैप्स काउंट करना है वो तो बाद की बात है। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स। कन्वर्जन जो है वो तो और भी लेट स्टेप है कि आप टाइम पढ़ना लिखना ये सब सीख जाओगे, उसके बाद आप कन्वर्जन में जाओगे, ठीक है। तो 4 तो बहुत बाद में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? नहीं है मॉनिटर करना बच्चे की ग्रोथ को, तो ये तो सही है। टेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, निर्देशक निर्णय लेना, ठीक है, ये भी है। इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, आप जो है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करते हैं कि हाँ आपके कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लेके चले थे और आपके कितने अचीव हो गए, क्या आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, ये सारी बातें आप करते हो। रैंक करना बच्चे को उनकी परफॉर्मेंस के तहत, ये कोई मूल्यांकन का पर्पस नहीं है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चा असेसमेंट करना, यानी कि देखिए मेजरमेंट होता है नापना, ठीक है, आपने माप लिया कि बच्चा कितना मतलब लंबाई बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने किया आपने असेसमेंट, असेसमेंट के तहत आपने कहा कि बच्चा जो है 70 मार्क्स ला रहा है, 70 मार्क्स 100 में से ला रहा है, तो मतलब उस चीज को आपने किसी चीज के साथ जोड़ा और देखा, तो वो कहलाता है असेसमेंट। और फिर आपने अगर कोई वैल्यू अटैच की कि फर्स्ट टर्म में उसके 30 थे, फिर 40 आए, फिर 70 आए, तो आपने देखा कि कैसे उसकी ग्रोथ हुई है, तो वो आपने वैल्यू एडिशन की, वो कहलाता है इवेल्युएशन। तो एक बड़ा सर्कल जो है ना याद रखिएगा वो इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन के अंदर एक और छोटा सर्कल है, जैसे कि आप ये देखिए, ये जो है ये है इवेल्युएशन, ये जो है ये है असेसमेंट, और इसके अंदर जो है वो है मेजरमेंट, ठीक है। बच्चों को रैंक करना उनकी परफॉर्मेंस के तहत, ये मेन पर्पस नहीं है असेसमेंट का, ठीक है, यही है डी आंसर। कुछ प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? आपको कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? वो है भाई समस्या समाधान विधि। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ टीचर खुद कर करके दिखाती रहेगी तो बच्चा काफी बोर हो जाएगा और उसको मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, और हमें एक्टिव लर्निंग का काम करना है, यानी कि बच्चा सक्रिय बना रहे। तो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर वो नहीं होता। लेक्चर के अंदर भी यही होता है कि टीचर जो है वो टॉपिक खुद ही पढ़ाती रहेगी, तो बच्चा जो है वो अपने लर्निंग का पार्ट नहीं बन पाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएगा, तो उसकी लर्निंग काफ़ी मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए बी भी आंसर नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना भाई, वो है प्राइमरी के लिए अच्छा, और अपर प्राइमरी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे अच्छा है। बच्चे को कोई समस्या है, समस्या समाधान विधि में वो एक्टिव भी रहेगा, ठीक है, अपने आप ही, और समस्या रुचिकर भी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और बच्चा जो है वो साथ के साथ नए नियम भी खोज लेगा। तो इसलिए अपर प्राइमरी के लिए ज़्यादा अच्छा टीचिंग मेथड जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और छोटे बच्चों के लिए लोअर प्राइमरी के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे अपर प्राइमरी पूछा है तो इसलिए आप समस्या समाधान लगा के आइएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? सबसे अधिक आवश्यक क्या है मैथ्स को याद करने के लिए अपर प्राइमरी लेवल में? एक प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना, भाई ये तो मैकेनिकल बिहेवियरिस्टिक काम है कि एक बार गलती कर दी तो उसको 10-10 बार लिखो, नहीं, ये कोई नहीं है। एक्सप्लोर करना डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अपर प्राइमरी लेवल का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होता है, एक समस्या को हल करने के लिए आप डिफरेंट वेज लेके आ रहे हो, ये आप एक चीज को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो काफी वाइड होती है और वो काफी गहन मतलब गहरी एस्टैब्लिश होती है, और जो कि बच्चा बोल भी नहीं पाता और एक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर। तो किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है अपर प्राइमरी लेवल पे।
मेमोराइज कर लेना फॉर्मूला को, रट्टा मार लेना, ये तो मैकेनिकल है और इससे जो होती है इससे तो प्रेशर और इंक्रीज होता है। और मैथ्स को अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो हमें लगता है हम कर ही नहीं सकते, अपना कुछ इनपुट करके ना कर पानी, इनफॉर्मल एल्गोरिदम भी यूज ना करना, तो उससे ये हो जाता है कि फिर तो मैथ्स और मुश्किल लगने लग जाता है। कॉपी करना करेक्ट व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, सिर्फ टीचर जो लिख रही है उसको करेक्टली टेपते जाना, ये तो एक बच्चा जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा और बोरिंग और मोनोटोनस काम हो जाएगा। तो 4 भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग, उसका क्या मतलब है, यानी कि क्वेश्चन करना, सवाल पूछना, उसके बारे में। शुड बी डिस्करेज एज इट डिमोरलाइज द चाइल्ड हु इज अनेबल टू आंसर, ये हतोत्साहित करनी चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करेंगे तो हम एक चीज़ के, एक सवाल के डिफरेंट पहलुओं के बारे में जान पाएंगे। बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है, टीचर भी क्वेश्चन कर सकती है, उससे तो टॉपिक की और क्लैरिटी होती है। मेक्स द क्लासरूम नॉइजी एज द चिल्ड्रन वुड बी टॉकिंग टू मच, कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करने लग जाते हैं। भाई नॉइस होना इसका मतलब ये थोड़ी है कि लर्निंग नहीं हो रही। हमेशा ये बात देखे चाहिएगा कि टॉक, बच्चों की टॉक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमारे इंडियन क्लासरूम में एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हमें ये सोच लेके चलनी है जो कि एनसीएफ भी कहता है और आजकल कंस्ट्रक्टिव सोच है कि अगर बात हो रही है ना, चर्चा हो रही है, तो अगर उसमें आवाज़ हो रही है तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं है, उससे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। वो बिहेवियरिस्टिक बात की बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं तो पढ़ाई हो रही है, वो अब नहीं चलेगी। और उस तरीके के आंसर लगा के भी मत आइएगा वरना आपका 1 नंबर गया। ठीक है। क्रिएट स्ट्रेस अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड मे लेट देम टू एक्सेप्ट द टीचर्स अथॉरिटी, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि टीचर पूछताछ करे, बच्चा भी तो पूछताछ कर सकता है। तो इसमें ये कैसे आ गया कि बच्चे के अंदर स्ट्रेस हो गया कि टीचर ने सवाल पूछ लिया? तो इसलिए 3 भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 4। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। सवाल पूछते हैं तो हम सवाल पूछते हैं हम आप भी देखिए, आप कोई सवाल पूछेंगे मुझसे तो मैं उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ूंगी और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सवाल से क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4। टीचर ने मेजरमेंट ऑफ एरिया पढ़ाया है 8वीं के बच्चों को, बट बहुत सारे बच्चे उसके जो हैं वो कंफ्यूज हैं डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करने के लिए एरिया और वॉल्यूम की। जैसे हमें पता है कि एरिया में जो हमारा स्क्वायर में होता है, कोई भी चीज़ हो गई जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम 2 चीज़ों को गुणा कर रहे हैं। और वॉल्यूम में क्या होता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? टीचर डिड नॉट नो द यूज और यूनिट्स ऑफ द एरिया, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता। बच्चों को उपयोग नहीं आता, ये कंफ्यूजन का तरीका नहीं है, तो ये नहीं है इसका आंसर। चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज डिफरेंट यूनिट्स, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, रटना तो है ही नहीं, तो सेकंड इसका आंसर नहीं है। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बता दिया गया, मीटर, सेंटीमीटर और सबको एक साथ ही बता दिया। और उस तरीके से बच्चा रिलेट नहीं कर पाया कि मेरा जो स्केल है उसमें मैं सेंटीमीटर पे नापता हूँ, जो रूलर मेरी क्लास में मैं यूज़ करता हूँ, और मीटर जो है वो इतना होता है, अंदाज़ा लगाना। और कहाँ का जैसे कपड़ा जो है वो आप मीटर पे नापते हैं, तो वॉल्यूम दूध जो है वो आप लीटर में लाते हैं, तो उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ा नहीं, सीधे बच्चे को फॉर्मूला टिपवा दिए और यूनिट्स बता दी और उनका, तो उस तरीके से बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। भाई कठिन विषय नहीं है क्षेत्रफल, तो आप देखिए कि हम जो है 4th क्लास में भी हम जो बार ग्राफ पेपर होता है ना, तो उसमें हम शेप ड्रॉ कर करके बच्चे को कहते हैं कौन सी पूरी बनी हुई है तो उसको 1 यूनिट मान लो, तो वो तो 4th 5वीं से करने लग जाते हैं, 8वीं में आके भी नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए 4 इसका आंसर नहीं है। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आपको गणितीय वार्तालाप को एनकरेज करना है। गणितीय विवरणों के बारे में बातचीत करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, आपको जो है ना अपर प्राइमरी लेवल का ये पेपर है, लेवल 2 का पेपर है, तो आपको कई क्वेश्चन ना उस तरीके से देख के करने पड़ेंगे कि आप उन बच्चों को डील कर रहे हो और उनके साथ आप क्या करोगे, क्या आपके उद्देश्य हैं।
अब बिल्कुल छोटा बच्चा होता ना, तब तो आप इतनी प्रिसाइजनेस पे, लोअर लेवल पे अगर यही ऑप्शन होता तो आप इतना प्रिसाइजनेस पे फोकस ना करते, क्योंकि आप कहते कि बच्चा जैसे बोल रहा है चलो उसे बोलने, तो धीरे धीरे उसे प्रिसाइजनेस की तरफ ले जाएंगे। मगर अब अपर प्राइमरी लेवल का बच्चा है और उसमें वो मैथ्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो जनरल बातों में तो आप उसको नहीं कहोगे, आप कहोगे मैथ्स के टर्म्स में बोलो बेटा, एरिया, वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर। अब ऐसे इतना मतलब जनरल टर्मिनोलॉजी तो आप उसकी धीरे धीरे कम करोगे ना, क्योंकि मैथ्स करते हुए उसका कितना टाइम हो गया, उसे काफ़ी टाइम हो गया। तो इसलिए गणित के विवरणों में बातचीत करते हुए, उनका उपयोग करते हुए समय बच्चों को एक सटीक भाषा, प्रिसाइजनेस पे उस पर आप फोकस करने लगोगे, क्योंकि अब वो बच्चा बिल्कुल छोटा नहीं है, उसने गणित के बारे में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया, और वो गणित की उस टर्मिनोलॉजी को यूज जितना करेगा उतना वो उसके वो कैब का पार्ट बनेगी और उसका लाइफ का भी पार्ट बनेगी। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने, अंतक्रिया में सक्षम होना चाहिए। अब देखिए, जो गणित से डर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है जब वो बाद में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो गणित की ही बातें करें, वो अपनी और कोई भी बातें करने लग जाते हैं। हमें क्या इंक्रीज करना है? मैथ्स का कम्युनिकेशन। और मैथ्स का कम्युनिकेशन जब इंक्रीज होगा जब हम आपस में मैथ्स के टॉपिक्स को लेके बात करेंगे, और मैथ्स की जो टर्मिनोलॉजी है, सिंबल्स है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और भी जैसे हमारा इन्फिनिटी वगैरह, वो वर्ड्स को उस तरीके से यूज करें तो हमारे वो वोकैब का पार्ट बनेंगे। बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जरूरी नहीं है इंटरेक्शन सिर्फ मैथ का ही हो, बाद में वो अपनी और गप मारने लग सकते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज करना डिबेट में क्लास में रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। भाई डिबेट, कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा, इस पे ना ज़्यादा फोकस नहीं है एनसीएफ का भी। बात यह है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग पे सब मिलकर पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइज करना डिबेट, वो इसका मकसद नहीं है कि एक को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा दिखाना, नहीं। चिल्ड्रन जो है वो गणित, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। बच्चे जो है थ्योरम और फॉर्मूला को रट कर उन्हें बोलने लग जाएं, नहीं, वो भी नहीं है। उनकी समझ विकसित करनी है, टॉपिक के बारे में बात करो, हाँ उसकी टर्मिनोलॉजी को लाने लगो धीरे धीरे, और फिर जो है वो आप एग्जैक्टनेस की तरफ जाओ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है। द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? अब वही डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वो पता लगाते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है, क्या कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में होते हैं। तो उससे आप क्या पता चलता है? आपको बच्चों की समझ में अंतर जाना, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चा जो है वो 2 2 2 जो है 8 8 8 जमा कर रहा है और वो यहाँ पे सीधा 10 लिख देता है, मतलब ये तो चलो मैंने प्राइमरी लेवल का एग्जांपल ले लिया, आप कोई अपर प्राइमरी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि वो ट्रांसपोजिशन अलजेब्रा में जो है x² - 3x जो है वो ऐसे ही इसको सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो x को जब यहाँ पे लेके जा रहा है तो वो x² = 3 ले गया, वो x को ले जाना भूल गया। तो बच्चे को ये ले जाना कि वहाँ कि इस तरफ से उस तरफ जाते हो तो आपकी जो साथ में आपका वेरिएबल है वो भी जाता है और आपका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये समझ विकसित करना, अगर वो कोई बच्चा ट्रांसपोजिशन में दिक्कत कर रहा है तो टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट के तहत उसे पता लगा सकती है कि बच्चा LHS से RHS ले जाने में क्या गलती कर रहा है और क्या गैप है उसके अंडरस्टैंडिंग में, और फिर वो जो है उस तरीके से फिर उसको रेमेडी दे सकती है, यानी प्रैक्टिस सेट दे सकती है, समझा सकती है और मटेरियल यूज करके उसको बता सकती है। ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स को फीडबैक देना नहीं, ये नहीं है। रिपोर्ट कार्ड फिल करना, ये तो बड़ा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। अंतिम विधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, नहीं, वो भी नहीं है। आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट को लेकर क्या समझ नहीं आ रहा, कितना समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे लर्निंग में दिक्कत है, उसको आइडेंटिफाई करना मेन मकसद होता है। रेमेडियल टीचिंग हेल्पफुल किसके लिए है? यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद आप क्या करते हैं भाई? रेमेडियल टीचिंग करते हैं, यानी कि जो आपने गलती देख ली बच्चे की, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, और उसके बाद आपको सुधार के लिए आप उसका टीचिंग मटेरियल या फिर और एक्टिविटी या वर्कशीट्स या प्रोजेक्ट वगैरह उसके साथ वैसा करते हैं, तो वो होती है रेमेडियल टीचिंग। तो ये किसके लिए? क्या ये सारी क्लास के लिए? नहीं, ये तो उन बच्चों के लिए है ना जिनको डिफिकल्टी आ रही है और जिस टॉपिक में आ रही है उन्हीं को तो उपचार देंगे। देखिए, डायग्नोस्टिक, बीमारी का पता लगाना, किसके अंदर जो बीमार है उसके अंदर तो बीमारी का पता लगाएंगे। रेमेडी, दवा देना, दवा किसको देंगे? जिसके बीमारी है, या सभी को दवाई के पिला देंगे? तो वही इसका आंसर है कि रिमूव करेंगे लर्निंग डिफिकल्टीज वीक स्टूडेंट्स को जिनको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका आंसर 4 है। होल क्लास को टीच करना नहीं है, रिकैपिचुलेट करना लेसन का, ये तो लेसन प्लानिंग का पार्ट है। टीच करना प्ले वे में, तो ये तो एक स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए 3 नहीं हो सकता, इसका आंसर है 4। Which one of the following is not a mathematical process? निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ठीक है भाई, आप देखिए विजुअलाइजेशन करना, जैसे 1/4 को ऐसे दिखा देना, और आप जो है इस तरीके से आपने शेड करके दिखा दिया, आपने एक तरीके से एक नंबर लाइन पे दिखा दिया कि ये 1/4 है। ठीक है,
तो ये जो है ये विजुअलाइजेशन है, डिफरेंट तरीके से आपने चीज़ों को दिखाया, तो वो तो है एक मैथमेटिकल प्रोसेस। मेमोराइजेशन, रटना कोई भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। रटना किसी भी चीज़ का कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रटने से मिला हुआ ज्ञान वो टेम्पररी होता है, और एक चीज़ भूल जाते हैं तो चेन वाइज आप सारी चीज़ें भूलते चले जाते हैं, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता, क्योंकि वो आपकी लर्निंग LTM का, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं बना होता। एस्टिमेट कर पाना, अंदाज़ा लगा पाना, जैसे चीज़ों को देखकर ये बड़े A लाइन है और ये B लाइन है, अंदाज़ा लगाना कि B में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये जो है ये तो एक स्किल है जो कि हम बचपन से ही बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो है। मेजर कर पाना, मापना बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रोसेस है। आप मापते हैं, हाइट को नापते हैं, आप कपड़े को नापते हैं, और मेजरमेंट के अंदर आप लिक्विड्स को नापने लग जाते हैं, फिर आप मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स करने लग जाते हैं, यानी कि आप वॉल्यूम वाली बात करने लग जाते हैं, एरिया का मापन करते हैं 2D 3D, तो वो तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है वो है हमारा मेमोराइजेशन। एरर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लर्निंग ऑफ मैथ्स, गणित की लर्निंग के लिए एरर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एरर केयरलेसनेस से होते हैं, नहीं, ये गलत सोच है। एरर जो है ना भाई, वो देखिए, वो एरर जो होते हैं वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, पता लगवाते हैं टीचर को कि बच्चा जो है, एक तो पहली बात कि एक कॉन्सेप्ट को लेकर उसे कितना आया, यानी कि एरर, एक आपने 10 नंबर का टेस्ट दिया, बच्चा 3 नंबर लेकर आया, ठीक है, तो उसके बाकी 7 जो गलत हुए, तो उसमें टीचर को पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है और क्या क्यों हो रही है, और उसके बाद वो उन एरर पे काम करके डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगी और उसके बाद रेमेडी देगी, ठीक है। तो एरर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, क्योंकि वो एक विंडो है बच्चे की समझ की, अंडरस्टैंडिंग किसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान कर रही है, फीडबैक बता रही है, ठीक है। एरर जो है वो क्रूशियल रोल है लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में, बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड। भाई अंडरस्टैंडिंग एक कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी है वो ज़्यादा टर्म है, थिंकिंग थोड़ा वैसा टर्म है, इसलिए, और ज़्यादा बेटर आंसर 4 अवेलेबल है, तो इसलिए हम 4 लगा देंगे। और एरर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि मैथमेटिकल एग्जैक्ट है, ऐसी सोच ही नहीं है, ये तो है, अपने आप में ही गलत है। NCF भी कहता है एरर जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, एरर को एक तरीके से आप इस तरीके से देखिए कि आप बच्चे की समझ पाएंगे और कहाँ पे गलती हो रही है, फिर उस तरीके से आप डायग्नोज करेंगे और रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। और B ऑप्शन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा D 4 अवेलेबल था, तो इसलिए हमने 4 लगाया। पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो गया। वही लेजर टाइम स्पेंड करना, ये कुछ नहीं है। मेन लर्निंग आउटकम क्या है? मेन लर्निंग आउटकम है कि आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि गुंबद जो है वो सर्कुलर शेप का है, और जो टाइल्स हैं वो इस तरीके से लगे हैं, टेसिलेशन ऐसे हो रहा है, कौन सी तरीके की विंडोज़ थी, तो बच्चा जो है वो शेप्स को देख पाएगा कि वो इंटीग्रल पार्ट है, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस तरह की यात्राएं विषयों से संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं जो हमारे कनेक्शन है डिसिप्लिन के साथ। जैसे कि आप हिस्ट्री का कोई आप किला गए, आप जो है लाल किला गए और आपने देखा कि वहाँ पर कैसे कैसे उसकी हिस्ट्री है, किसने बनवाया, क्या बनवाया, तो एक सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, और आपने देखा कैसे कौन सी शेप्स, कौन सा क्या चीज़ें यूज़ की, तो वो आपने मैथ्स के साथ भी इंटीग्रेट किया, तो आपका कनेक्शन हुआ ना 2 डिसिप्लिन के बीच में, तो इसलिए इसका आंसर है C। तो C किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करवाना, तो ये लैंग्वेज का थोड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन है और इतना ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा, तो इसलिए B इसका आंसर नहीं होगा। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की बात करने लग जाते तो हम शायद लिख सकते थे कि बच्चा जो है गणितीय कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन तो बच्चा सीधी बात करने लग जाए, हिस्ट्री बताने लग जाए उसकी, तब तो आपके कुछ काम का नहीं है ना एज अ मैथ्स टीचर। D फील्ड ट्रिप जो है वो रिकमेंड की है एजुकेशन बोर्ड ने, तो इसलिए करवानी ही पड़ेंगी, तो ये भी काफ़ी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, चाहे बेशक ऐसा कहा गया हो, मगर हम इस तरीके के आंसर्स को पेपर में नहीं लगा सकते कि बोर्ड ने कहा है कि ऐसा करना ही है, कि बोर्ड ने कहा है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट है ही नहीं, तो मगर क्योंकि ये बातें तो हैं ही ना, तो आप ऐसे ऑप्शंस को नहीं लगा सकते। तो D भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है C। लास्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट को आस्क किया गया कि आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, ठीक है, उसने कैलकुलेट कर दिया भाई वॉल्यूम। रीज़न क्या है उसके एरर के? स्टूडेंट ने
द स्टूडेंट्स फाइंड द क्लास बोरिंग एज ही डज नॉट लाइक द मैथ्स क्लास। बच्चे को क्लास बोरिंग लगी तो उसने, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है, अगर पसंद ना होती तो वो वॉल्यूम भी ना निकालता, तो ए तो नहीं है इसका आंसर। द स्टूडेंट इज नॉट फिट टू स्टडी इन दैट क्लास। ये सोच तो बिल्कुल ही गलत है कि ये बच्चा फिट है मैथ पढ़ने के लिए, ये नहीं है। लड़कियां फिट हैं, लड़के फिट नहीं है, लड़के फिट हैं, लड़की फिट नहीं है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो करना ही नहीं। मैथ्स फॉर ऑल, इसकी तरफ काम करना है। स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया है सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया, इसलिए तो वो जो है वो उसने दूसरी चीज़ निकालती जब पूछी कुछ और गई थी। तो सी ही इसका आंसर है। स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट। अगर उसने अंडरस्टैंड कर लिया होता तो वो गलती करता ही क्यों, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन 1 है, जो सी है इसका आंसर। और सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, हमारा वॉल्यूम क्या हो गया ए क्यूब, और सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा 6 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे 6 सरफेसेस हुए ना, 6 फेसेस हुए, तो उससे आप निकाल सकते हैं। ये इस एग्जाम के आंसर की है, आप देख सकते हैं और अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ऐसे पेपर को, ये काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी आपकी। आप हमारे ग्रुप पढ़ाई की बात से भी जुड़ सकते हैं, और आप मुझे कोई क्वेश्चन आप समझना चाहते हो तो वो भी मुझे वहाँ पर टेक्स्ट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।